हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101 फ्रेंड्स। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है। जब भी हमें बोलना हो खोया खोया रहना, इसके लिए हम लोग स्टे लॉस्ट का यूज़ करेंगे। और स्टे इसमें चेंजेबल है अकॉर्डिंग टू टेंस। स्टे का फॉर्म चेंज होता रहेगा। पहला सेंटेंस है, वह अपने सपनों में खोया खोया रहने लगा है। ही हैज़ स्टार्टेड स्टेइंग लॉस्ट इन हिज ड्रीम्स। वह अपने सपनों में खोया खोया रहने लगा। ही हैज स्टार्टेड स्टेइंग लॉस्ट इन हिज ड्रीम्स और इन हर ड्रीम्स। अगर शी सब्जेक्ट है तो हर होगा। खोए खोए रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको बताना भी पड़ेगा कि इन दिनों आप खोए खोए क्यों रहने लगे हैं। जस्ट स्टेइंग लॉस्ट विल नॉट हेल्प यू। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब बल्कि से है। बल्कि यानी इसके विपरीत। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा लगता है परीक्षा में सफल नहीं होने की वजह से आजकल वह खोया खोया रहने लगा है। He seems to have started staying lost because of being failed in the exam. या फिर यूं कहें, he seems to have begun to stay lost। ऐसा लगता है दिमागी तौर पर परेशान और तनाव होने की वजह से वह खोया खोया रहने लगा है। बिगिन टू से भी इसे बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस बिगिन का फॉर्म चेंज होगा, या स्टार्ट प्लस वर्ब या एनजी फॉर्म से भी बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस स्टार्ट का फॉर्म चेंज होगा। He seems to have stayed lost due to have embarrassment and tensions। ऐसा लगता है उस पर प्यार का भूत सवार है, इसलिए वह आजकल अपने प्यार में खोया खोया रहने लगा है। He seems to have bitten by the love bugs, that's why he has begun to stay lost in his love। Bitten by the love bugs का मतलब होता है प्यार का भूत सवार हो चुका है। To have bitten by love bugs, प्यार का भूत सवार हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा, जब भी बोलना हो बड़ा आया या बड़ी आई। बड़ा आया समझाने वाला, बड़ा आया बोलने वाला, बड़ा आया पढ़ाने वाला। इस तरह के सेंटेंस को वांट से शुरू करेंगे। वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वांट का फॉर्म चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट कुछ भी रहे चेंज नहीं होगा। बड़ी आई हमें सबक सिखाने वाली, वांट टू टीच अस अ लेसन। बड़ा आया हीरो बनने वाला, वांट टू बिकम अ हीरो और एन एक्टर। बड़ा आया दादागिरी करने वाला, वांट टू बिकम बॉस अराउंड हेयर। बड़ा आया एटीट्यूड दिखाने वाला, वांट टू शो एटीट्यूड। जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसके लिए हम लोग देयर इज नो लैक ऑफ या देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ का यूज करेंगे। आज का पहला टॉपिक होगा, जब भी कहना हो कि कोई कमी नहीं है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ या देयर इज नो लैक ऑफ। उसके बाद उस चीज़ का नाम लिखेंगे जिसकी कमी के बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर इसका है, देयर इज या वॉज नो शॉर्टेज या लैक ऑफ, उसके बाद नेम ऑफ द थिंग रहेगा। जैसे पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ मनी, या फिर यूं कहेंगे देयर वॉज नो लैक ऑफ मनी। नेक्स्ट है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, ये सेंटेंस हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर से हट के है क्योंकि इसमें पास होने की बात की जा रही, इसलिए हैज़ हैव का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हो जाएगा ही हैज़ नो शॉर्टेज या ही हैज़ नो लैक ऑफ मनी।
ये प्रेजेंट की बात थी तो इसलिए हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, और उसके बाद है उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, ये पास्ट की बात को बता रहा है और पास होने की बात हो रही है, इसलिए ही हैड नो लैक ऑफ मनी। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इस स्ट्रक्चर को समझिए। किताबों की कोई कमी नहीं थी, पास्ट की बात है इसलिए वॉज का यूज़ करेंगे। देयर वॉज नो लैक ऑफ बुक्स, यहाँ पे पास होने की बात नहीं है, जो हैज़ हैव हैड का यूज़ करेंगे। तुम्हारे पास किताबों की, यहाँ पे पास की बात हो रही है, नहीं है, प्रेजेंट में है, इसलिए हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और कहेंगे यू हैव नो लैक ऑफ या लैकिंग ऑफ बुक्स, या आप यूँ बोल सकते हैं यू हैव नो शॉर्टेज ऑफ बुक्स। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही हैड नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग। नेक्स्ट है, हमारे गांव में 4 चक्का वाहनों की कोई कमी नहीं है, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे देयर इज़ नो लैकिंग या देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ 4 व्हीलर व्हीकल्स इन आवर विलेज। देयर इज़ नो लैकिंग और देयर इज़ नो शॉर्टेज, लैकिंग की जगह लैक का भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। कोई कमी नहीं है बैंक बैलेंस की, अगर ऐसा बोलना हो तो हम लोग कहेंगे या बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं है तो हम लोग कहेंगे देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ बैंक बैलेंस। उसे या उसके पास बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं। हमने देखिए इस वीडियो में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा कि आपको समझ में ना आए, इसलिए स्ट्रक्चर से हट के भी हर तरह के सेंटेंस को मैं ला रहा हूँ। ही हैज़ नो लैकिंग ऑफ बैंक बैलेंस, लैक ऑफ की जगह लैकिंग ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस गलत नहीं होगा। नेक्स्ट होगा हमारा दुविधा में रखना के सेंस में हम लोग यूज़ करेंगे कीप या लीव समवन इन सस्पेंस, का मतलब होता है असमंजस में रखना, दुविधा में रखना। स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्रकार है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कीप या लीव का यूज़ करेंगे, उसके बाद यू, मी, हिम, जिसके बारे में हमको बात करनी है वो बोलेंगे, उसके बाद इन सस्पेंस का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है तुमने मुझे दुविधा में रखा, यू केप्ट मी इन सस्पेंस, यू केप्ट मी इन सस्पेंस। केप्ट इसकी जगह पे कीप इन सस्पेंस की जगह पुट इन डिलेमा भी बोल सकते हैं, यू पुट मी इन डिलेमा। तुमने मुझे दुविधा में डाल दिया, यू पुट मी इन डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। तुमने मुझे दुविधा में क्यों रखा, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली से शुरू होने वाला, तो हम लोग कहेंगे व्हाई डिड यू कीप मी इन सस्पेंस, व्हाई डिड यू कीप मी इन सस्पेंस। लोगों को दुविधा में रखना तुम्हारी आदत बन गई है, इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे it has become your bad habit to keep the people in suspense. It has become your habit to keep the people in suspense. किसी को दुविधा में नहीं रखना चाहिए, तो ये सेंटेंस को हम वन से शुरू करेंगे। One should not keep someone in suspense. One should not keep someone in suspense. उसने सारी उम्र अपनी पत्नी को दुविधा में रखा, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे he kept his wife in suspense all his life. जिसने रखा उसी ने पूरी जीवन को रखा, इसलिए यहाँ पे his का यूज हुआ है, हर का यूज नहीं हुआ है। असमंजस में या दुविधा में मत रखो मुझे, इसके लिए हम लोग कहेंगे डोंट कीप मी इन सस्पेंस, डोंट कीप मी इन सस्पेंस, या यूँ कहेंगे डोंट लीव मी इन सस्पेंस। मुझे दुविधा में क्यों रखा जा रहा है, इसके लिए हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस है, WH फैमिली से शुरू होने वाला, तो हम लोग कहेंगे वाई एम आई बीइंग केप्ट इन सस्पेंस, क्योंकि ये इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, इसलिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ था।
और नेक्स्ट है हमारा लाखों में एक। जब भी बोलना हो तुम्हारा भाई लाखों में एक है, मेरे पापा लाखों में एक है, मेरी बहन लाखों में एक है, उसके लिए हम लोग 1 in a million का यूज़ करते हैं। और सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर की बात है तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद 1 in a million का यूज़ करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस, तुम लाखों में एक हो, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू आर 1 in a million। यू आर 1 in a million। उसका भाई लाखों में एक है, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे हिज ब्रदर इज 1 in a million। हिज ब्रदर इज 1 in a million। उसकी बहन लाखों में एक है, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, यहाँ पे हम लोग हिज और हर दोनों में से कोई एक का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, लड़का या लड़की, इसलिए हम लोग कहेंगे हिज सिस्टर इज 1 in a million और हर सिस्टर इज 1 in a million। तुम्हारे पापा लाखों में एक थे, पास्ट की बात है इसलिए वॉज का यूज़ करेंगे, योर फादर वॉज 1 in a million। नेक्स्ट है हमारा कान खोल कर सुनना। जब भी बोलते हैं कान खोल कर सुन लो, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना, इधर नहीं जाना, कान खोल कर सुन लो, वहाँ नहीं जाना, इसके लिए हम लोग लिसन अप का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है कान खोल कर सुनना। और इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे लिसन अप, उसके बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं ना कहूँ उसे कहीं भी मत जाने देना। डोंट लेट हिम गो एनीवेयर अंटिल आई टेल यू। अगर आपने अंटिल पर स्ट्रक्चर को नहीं सीखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखें। अंटिल, अनलेस, जो कुछ भी, व्हाटएवर, जो कुछ भी आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिलेगा। सो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। आइए देखते हैं, कान खोल कर सुन लो, आपसे आगे यहाँ दोबारा आने की कोशिश भी मत करना वरना तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकालना पड़ेगा। लिसन अप फॉर From now onwards, don't even try to come here again or else। यहाँ पे और else का मतलब नहीं तो या वरना। You will be pushed out of this house। push out का मतलब होता है धक्के मारकर निकालना। नेक्स्ट है कान खोल कर सुनो, अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे लिसन अप, इफ यू डू सो अगेन इट्स consequence will not be good। Its consequence will not be good। यहाँ पे consequence का मतलब होता है अंजाम, परिणाम, अंतफल, नतीजा। कान खोलकर सुन लो, तुम्हें उससे मिलने की इजाज़त नहीं है तो हम लोग कहेंगे लिसन अप, यू आर नॉट अलाउड टू मीट हिम। यू आर नॉट अलाउड टू मीट हिम, ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है। यू आर नॉट अलाउड टू मीट हिम मतलब आपको मिलने की इजाज़त नहीं दी जाए। नेक्स्ट है हमारा, जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो देर से ही सही पर, जैसे कि देर से ही सही पर आना जरूर, देर से ही सही पर मिलना जरूर, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इवन इफ लेट बट का यूज़ करते हुए हम लोग अपने सेंटेंस को बोलेंगे। जैसे देर से ही सही पर आना जरूर, even if late but you must come। देर से ही सही, उसने मुंह तोड़ जवाब तो दिया। कहने का मतलब देर से ही सही, कम से कम उसने मुंह तोड़ जवाब तो दिया, इसलिए एटलीस्ट का यूज करेंगे हम लोग। इवन इफ लेट बट ही रिटॉर्टेड एटलीस्ट। देर से ही सही पर उसने अपनी गलती को मान तो लिया। Even if late, but he admitted his mistakes at least। जब भी हमें कसम खाकर कोई कहने की बात अगर बोलनी हो, कसम खाकर कहना है, इसके लिए हम लोग स्वेयर ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे मेरी कसम खाकर कहो स्वेयर ऑन मी, अपने पापा की कसम खाकर कहो स्वेयर ऑन योर फादर, अपनी माँ की कसम खाकर कहो स्वेयर ऑन योर मदर। उसके बाद हम लोग अपना कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे, स्वेयर ऑन मी, हिम, हर, देम। उसके बाद कॉमा लगाकर ही हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। कसम खाकर कहो कि तुमने कल बाज़ार जाते समय सड़क पर मुझसे
पैसा नहीं छीना था। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे स्वेयर ऑन यू डिड नॉट स्नैच द मनी फ्रॉम मी, या यू डिड नॉट स्नैच माई मनी ऑन द रोड वाइल गोइंग टू द मार्केट, ऐसा भी बोल सकते हैं। एक बार आप सीख जाने के बाद आप सेंटेंस को अपने इशारों पर घुमाना शुरू कर देंगे। ये स्पोकन इंग्लिश का हवा जो है बहुत भारी है, बहुत भारी है। आप अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर देंगे, ये आपका गुलाम हो जाएगा। यकीन मानिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसकी कसम खाकर कहो कि तुम उससे प्यार नहीं करते। स्वेयर ऑन हर या हिम यू डोंट लव हर। स्वेयर ऑन हर और हिम यू डोंट लव हर। यहाँ पे हर ही होगा, हिम नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में हमने हर लिखा है। कसम खाकर कहो कि उसने तुम्हारा अपमान नहीं किया है। स्वेयर, कसम खाकर किसकी कसम खानी है ये नहीं है, इसलिए केवल स्वेयर ऑन से ही यहाँ पे काम चलेगा। स्वेयर ऑन ही हैज़ नॉट इंसल्टेड यू। स्वेयर ऑन ही हैज़ नॉट इंसल्टेड यू। मेरी कसम खाकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। स्वेयर ऑन मी, किसकी कसम खाओ, मेरी यानी मी। स्वेयर ऑन मी यू डोंट लव मी। स्वेयर ऑन मी यू डोंट लव मी। आप चाहे तो कॉमा की जगह पे डैट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डैट का यूज़ करेंगे तो कॉमा नहीं लगेगा। कॉमा लग गया, इसलिए आपको डैट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखेंगे इस बात का। कसम खाकर कहो कि तुम्हारे पास कल तक 10 लाख रुपए हो जाएंगे। स्वेयर ऑन, कसम खाकर कहो, स्वेयर ऑन यू विल हैव 10 लाख रुपीज़ टिल टुमारो। जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होने की बात करनी हो, कोई गिला शिकवा नहीं, इसके लिए ग्रज अगेंस्ट समवन का यूज़ करेंगे। के कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इस तरह से है। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, हैड। हैज़, हैव हम लोग प्रेजेंट के लिए यूज़ करेंगे और हैड का यूज़ पास्ट के लिए करेंगे। उसके बाद ग्रज अगेंस्ट, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी मी, हिम, हर, अस, देयर। आज का पहला सेंटेंस है, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आई हैव नो ग्रज अगेंस्ट यू। अब तुम्हें भी मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे नाउ यू टू शुड नॉट हैव एनी ग्रज अगेंस्ट मी। शुड नॉट हैव एनी ग्रज अगेंस्ट मी का मतलब मेरे खिलाफ कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। अगर वह तुम्हारी बातों से सहमत नहीं है तो ना सही, तुम्हें इस मामले में उससे कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। If he is not at your disposal, so be it. You should not have any grudge against him in this term. तुम्हें मुझसे कोई गिला शिकवा है क्या? इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डू यू हैव एनी ग्रज अगेंस्ट मी, या फिर यूँ कहेंगे हैव यू एनी ग्रज अगेंस्ट मी। अगर उन लोगों को आपसे कोई गिला शिकवा होता तो उन लोगों ने आपको इनवाइट नहीं किया होता। ये वो सारे सेंटेंस है जो हम लोग अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। इफ़ दे हैड एनी ग्रज अगेंस्ट यू दे वुड नॉट हैव इनवाइटेड यू। तुम्हें अपने भाग्य से कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू शुड नॉट हैव एनी ग्रज अगेंस्ट योर डेस्टिनी। यू शुड नॉट हैव एनी ग्रज अगेंस्ट योर डेस्टिनी। बढ़ते अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें कहना हो दिमाग ख़राब कर देने के बारे में कि उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, उसने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, वह मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है, उसने मेरा, तुम लोग सब ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। दिमाग ख़राब कर देना से रिलेटेड जितना भी सेंटेंस बोलना हो आज के बाद आप लोग
बड़े आराम से बोलेंगे। दिमाग ख़राब कर देना, इसके लिए हम लोग स्पॉइल समवन्स माइंड का यूज़ करेंगे। स्पॉइल समवन्स माइंड, किसी का दिमाग ख़राब कर देना। समवन की जगह पे जिसका दिमाग ख़राब करने की बात कही जाए, हम लोग वहाँ पे समवन की जगह पे उसका जिक्र करेंगे। स्ट्रक्चर है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद स्पॉइल जो कि मेन वर्ब की तरह है, इसका फॉर्म चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद हम लोग माई, हिज, हर, देयर, माइंड का यूज़ करते हुए अपनी बात को आगे कहेंगे। जैसे वह तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रहा था, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही वॉज स्पॉइलिंग योर माइंड। ऐसी बातें करके तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो, इसके लिए हम लोग कहेंगे यू आर स्पॉइलिंग माई माइंड बाई टॉकिंग सो। अब मेरा दिमाग ख़राब मत करो, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डोंट स्पॉइल माई माइंड नाउ। डोंट स्पॉइल माई माइंड नाउ। तुम्हें उसकी बातों में आकर अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम लोग कहेंगे यू शुड नॉट स्पॉइल योर माइंड गेटिंग इनटू हिज वर्ड्स। गेट इनटू समवन्स वर्ड का मतलब होता है किसी की बातों में आना। गलती से भी उसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश मत करना। गलती से भी के लिए इवन बाई मिस्टेक का यूज़ करते हैं, ध्यान रखेंगे। डोंट ट्राई टू स्पॉइल हिज माइंड इवन बाई मिस्टेक। डोंट ट्राई टू स्पॉइल हिज माइंड, गलती से भी उसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू स्पॉइल हिज माइंड इवन बाई मिस्टेक। उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, ही स्पॉइल्ड माई माइंड। ऐसा क्या हुआ कि उसने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया? व्हाट हैपेंड दैट ही स्पॉइल्ड योर माइंड। नेक्स्ट हमारा है अनजान बनना से रिलेटेड। जितनी भी तरह का सेंटेंस अब तक आप नहीं बोल पाए, आज के बाद से आप बोलेंगे, ये गारंटी है मेरी। जैसे बोलना हो अनजान मत बनो। अनजान क्यों बन रहे हो? उसने सबके सामने अनजान बनने का नाटक क्यों किया? सब कुछ जानबूझकर अनजान मत बनो। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए ध्यान से सुनेंगे। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग 2-3 वर्ड इसमें मेन है जिसे आपको सीखना ज़रूरी है। अनजान बनना, इसके लिए हम लोग बिकम इग्नोरेंट का यूज़ करते हैं। बिकम इग्नोरेंट जिसका मतलब होता है अनजान बनना। उसके बाद है जानबूझकर अनजान बनना। इसके लिए हम लोग इवन बाय जानबूझकर अनजान बनना, तो हम लोग कहेंगे बिकम इग्नोरेंट इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। जानबूझकर भी, इसके लिए हम लोग इवन आफ्टर का यूज़ करेंगे। इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग का यूज़ करेंगे। इसे आप लोग ज़रूर सीखें, ज़रूर ध्यान में रखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बिकम जो मेन वर्ब की तरह है जिसका फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता रहेगा। बिकम इग्नोरेंट, उसके बाद इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। अगर सेंटेंस में है सब कुछ जानने के बाद भी, तो हम लोग इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग का यूज़ करेंगे। अनजान क्यों बन रहे? वाई आर यू बिकमिंग इग्नोरेंट? उसने सबके सामने अनजान बनने का नाटक क्यों किया? इसके लिए हम लोग कहेंगे वाई डिड ही बिकम इग्नोरेंट, वाई डिड ही प्रेटेंड टू बी इग्नोरेंट इन फ्रंट ऑफ हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है सब कुछ जानबूझकर अनजान मत बनो। डोंट बी इग्नोरेंट इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। डोंट बी इग्नोरेंट इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। वह सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहा था? इसके लिए हम लोग कहेंगे वाई वॉज ही ट्राइंग टू बिकम इग्नोरेंट इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। वाई वॉज ही ट्राइंग टू बिकम इग्नोरेंट इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। सो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट सेंटेंस है सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें उनके सामने अनजान बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए था। इसके लिए हम लोग शुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। यू शुड नॉट हैव ट्राइड टू बिकम इग्नोरेंट इन फ्रंट ऑफ देम, उन लोगों के सामने इन फ्रंट ऑफ देम इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। नेक्स्ट हमारा है जब भी कहना हो
अच्छा होगा वहाँ मत जाओ, अच्छा होगा झगड़ा मत करो, अच्छा होगा आज यहीं रुक जाओ, अच्छा होगा ऐसा मत करो। इसके लिए हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, हैड बेटर का यूज़ करेंगे। हैड बेटर जो कि एडवांस स्ट्रक्चर है और इसका यूज़ हम लोग प्रेजेंट और केवल प्रेजेंट और पास्ट के लिए ही करेंगे। ध्यान से सुन लेंगे, हैड बेटर वाला स्ट्रक्चर केवल प्रेजेंट और पास्ट की बातों को बोलने के लिए ही करेंगे। जब भी हमारा सेंटेंस शुरू होगा अच्छा होगा या बेहतर होगा कि ऐसा करो या ऐसा करना बेहतर होगा, अच्छा होगा, अच्छा रहेगा, तब हम लोग हैड बेटर का यूज़ करेंगे। और इसका यूज़ हम लोग प्रेजेंट की सेंटेंस के लिए और पास्ट की सेंटेंस को बताने के लिए ही करेंगे। आइए बढ़ते हैं पहला सेंटेंस की और पहले स्ट्रक्चर इसका एक बार फिर से देख लें। सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर। हैड बेटर के बाद यहाँ पे टू का यूज़ गलती से भी अगर आपने कर लिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। टू का यूज़ नहीं करना, हैड बेटर के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना। पहला सेंटेंस अच्छा होगा कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, यू हैड बेटर गो अवे फ्रॉम हेयर एट दिस टाइम या राइट नाउ। अच्छा होगा इस बात को यहीं ख़त्म करो, यू हैड बेटर लेट द मैटर एंड हेयर। यू हैड बेटर लेट द मैटर एंड हेयर। अच्छा होगा तुम इस बारे में मुझसे कोई सवाल मत करो, यू हैड बेटर नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू मी अबाउट दिस या रिगार्डिंग दिस या इन कनेक्शन विद दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा रहेगा या बेहतर रहेगा या बेहतर होगा, यू हैड बेटर गो देयर। ऐसा नहीं बोलना है यू हैड बेटर नॉट, यू हैड बेटर टू गो देयर, ऐसा नहीं बोलना है, टू नहीं लगाने का। अच्छा होगा जितना जल्दी हो उस जगह को छोड़ दो, यू हैड बेटर लीव दिस प्लेस या लीव दैट प्लेस। इस जगह को छोड़ना तो लीव दिस प्लेस, उस जगह को तो लीव दैट प्लेस एज सुन एज पॉसिबल। बेहतर होगा या अच्छा होगा एक बार उससे मिल लो, यू हैड बेटर मीट हिम वंस। बेहतर होगा उसे यहाँ से अपने घर ले जाओ, यू हैड बेटर टेक हिम फ्रॉम हेयर टू योर होम।